you. Myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss multiple choice question on Central Civil Services Pension Rules 1972, and it is second part. It is series 2. So, my friends, if you have not subscribed my channel, please subscribe me so that you can get notification for my upcoming videos. So I do not want to waste more time. Now I am going to discuss series 2 MCQ on CCS Pension Rules 1972, and it is very useful one for different principal examinations and also very useful for the employees who face departmental examinations. So you see question number 1, accepting a commercial employment within 1 year after retirement by a group A employee is regulated under rule dash of the CCS Pension Rules 1972. It is answer is rule 10. If you go to rule 10 of Central Civil Services Pension Rules 1972, यहाँ पर क्या मेंशन है कि रिटायरमेंट के बाद इट मीन्स within 1 year after the date of the retirement, the group A employee must take the permission of the government if the employee go for any commercial employment. जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है इसके 1 ईयर के अंदर उसको गवर्नमेंट का परमिशन लेना है. एक फॉर्म 25 होता है, वो फॉर्म 25 के द्वारा गवर्नमेंट को अप्रोच करेगा कि मैं कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में जस्ट आई वांट टू इन्वॉल्व. सो इसके लिए उसको परमिशन चाहिए, राइट. मगर वो विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट. ये जो मेंशन है रूल 10 में है. ओके, 1 बिट सी आंसर. क्लियर? आंसर सी, रूल 10 CCS Pension Rules 1972. Second question, if an application for accepting a commercial employment within 1 year after retirement, no communication is received from the government within dash days, the permission shall be deemed to have been granted. एक्चुअली आंसर इज बी डी 60 डेज. इसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ. मैं अभी बताया कि within 1 year after the date of retirement ए ग्रुप ए एम्प्लॉई वो फॉर्म 25 में गवर्नमेंट को अप्रोच करेगा कि मैं कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व होने के लिए जा रहा हूँ, तो वो परमिशन मांगता है. ठीक है, तो वो फॉर्म 25 को फॉरवर्ड कर दिया फिलअप करके. तो विद इन 60 डेज, ओके, एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करने के बाद विद इन 60 डेज यदि उसको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, ये माना जाता है कि उसको परमिशन दे दिया गया, कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के लिए उसको परमिशन दे दिया गया. तो आंसर इज बीट डी 60 डेज. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे. इफ द परमिशन फॉर एक्सेप्टिंग ए कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट इज रिफ्यूज्ड और ग्रांटेड कंडीशनली, द एप्लीकेंट मे टेक ए रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट इट within dash days of receipt of the order. यदि जो कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के लिए जो परमिशन मांगा है जो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बेसिकली ग्रुप ए एम्प्लॉय विद इन 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये परमिशन मांगा है, गवर्नमेंट उसको रिफ्यूज कर दिया और उसको कंडीशनली ग्रांट किया. ओके, जब उसको ऑर्डर मिलेगा, ये जो रिफ्यूज ऑर्डर मिलेगा कि जो कंडीशनली ग्रांट किया गया उसका ऑर्डर मिलेगा, तो उससे कितने दिन के अंदर वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है? वो 30 डेज के अंदर रिप्रेजेंटेशन दे सकता है. ठीक है, तो आंसर इज बीट बी, इट इज 30 डेज. क्लियर? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे. द ग्रुप ए एम्प्लॉई रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर्म डैश एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू एक्सेप्ट कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट. उस कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के लिए एक ग्रुप ए एम्प्लॉय उसको एक एप्लीकेशन, उसको एक फॉर्म फिलअप करना है यदि वो कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट चाहता है रिटायरमेंट के बाद. इट मीन्स कंडीशन इज विद इन 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ रिटायरमेंट
वो गवर्नमेंट को इट मीन्स इन्फॉर्म करेगा परमिशन के लिए। तो यहाँ पर जो है जो एप्लीकेशन वो फॉरवर्ड करेगा गवर्नमेंट को जो कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट की परमिशन लेने के लिए, तो कौन सा फॉर्म है, मैं अभी बोल चुका हूँ, फॉर्म 25। ओके, आंसर इज बिट डी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 5, नो पेंशन शाल बी पेबल टू द पेंशनर हु एक्सेप्ट्स सच एन एम्प्लॉयमेंट विदाउट प्रायर परमिशन in respect of any period for which he is so employed or such longer period as the government may direct। यदि रिटायरमेंट के बाद एक पेंशनर वो कहाँ पर काम करता है मगर बिना परमिशन से, क्योंकि गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, मैं बार बार बोल चुका हूँ, विद इन 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ रिटायरमेंट परमिशन लेना पड़ता है। जैसे ग्रुप ए एम्प्लॉय जो है उसको फॉर्म 25 में फिलअप करके गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करना है परमिशन लेने के लिए। वैसे ही ग्रुप बी जो एम्प्लॉय है वो चाहता है सपोज कहाँ पर काम करने के लिए, तो भी वो गवर्नमेंट को इंटीमेट करेगा। तो बिना गवर्नमेंट का परमिशन से यदि पेंशनर कहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट करता है विदाउट प्रायर परमिशन, ओके, तो वो जितने दिन के लिए काम करेगा, क्लियर, तो उसको पेंशन नहीं मिलेगा कि वो गवर्नमेंट का डायरेक्शन होता है। ओके, उसको पेंशन नहीं मिलेगा। ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, करेक्ट वन। जितने दिन के लिए काम करेगा उसको पेंशन नहीं मिलेगा कि गवर्नमेंट उसका पूरा पेंशन बंद कर सकता है। तो बेसिकली इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, करेक्ट वन, आंसर इज बिट बी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 6, if government servant has been permitted by the government to take up the employment outside India during his leave preparatory to retirement, then no subsequent permission is required for continuing the same after retirement। तो ये जो लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट होता है, क्योंकि जो रिटायरमेंट के पहले बेसिकली जो लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट आपका सर्विस खाते में जो ईएल है मैक्सिमम 300 ईएल को हम लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट के आकार में अवेल कर सकते हैं, जस्ट रिटायरमेंट के बिफोर। तो मैक्सिमम 300 ईएल को हम अवेल कर सकते हैं। उसी पीरियड में यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट का परमिशन लिया है एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो उसको रिटायरमेंट के बाद एक्चुअली कोई परमिशन लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में वो गवर्नमेंट का परमिशन ले चुका है, ओके, एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो ये जो है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, ओके। तो लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में ऑलरेडी द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही हैज टेकन परमिशन टू टेक एम्प्लॉयमेंट इन आउटसाइड ऑफ इंडिया, basically just you remember within leave preparatory to retirement period, so again there is no need to take the permission of the government after retirement। so ये जो है absolutely correct है। ये जो मेंशन किया है इसको याद रखना है, करेक्ट वन, रूल 12 ऑफ द सीसीएस पेंशन रूल्स। ये जो आउटसाइड ऑफ इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड में ये रूल 12 ओके ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7, कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट इन टर्म्स ऑफ रूल 10 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स डज नॉट इंक्लूड। हाँ, आपको बेसिकली ग्रुप ए एम्प्लॉय को कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व होना है। जब सपोज गवर्नमेंट परमिशन दे दिया तो किस तरीका का एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट में आपको इन्वॉल्व होना है, तो यहाँ पर दिया है प्रैक्टिसिंग एज ए प्रोफेशनल, पार्टनरशिप ऑफ ए फार्म, एम्प्लॉयमेंट इन ए बॉडी कॉर्पोरेट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, डायरेक्टरशिप ऑफ ए कंपनी। आंसर इज बिट सी, एम्प्लॉयमेंट इन ए बॉडी कॉर्पोरेट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ओके। जो आंसर है बिट सी है, कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट इन टर्म्स ऑफ रूल 10 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल डज नॉट इंक्लूड, इसमें वो एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता बॉडी कॉर्पोरेट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। उसको थोड़ा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पर देख लीजिए। एन एम्प्लॉयमेंट इन एनी कैपेसिटी इंक्लूडिंग दैट ऑफ एन एजेंट अंडर ए कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्म और इंडिविजुअल एंगेज्ड इन ट्रेडिंग, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल और प्रोफेशनल बिजनेस, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स डायरेक्टरशिप ऑफ सच कंपनी एंड पार्टनरशिप ऑफ सच फार्म। इसमें सब वो इट मीन्स वो इन्वॉल्व हो सकता है, बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट अंडर ए बॉडी कॉर्पोरेट
होली और सब्सटेंशियली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, इसमें वो एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा कम्यूटेड पेंशन के ऊपर अभी हम आएंगे। ए पेंशनर कैन अप टू कम्यूट अप टू डैश ऑफ द पेंशन एडमिसिबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो वो उसका पेंशन का कितना कम्यूट कर सकता है, ओके, मैक्सिमम कितना कम्यूट कर सकता है। एक सीसीएस कम्यूटेड पेंशन रूल्स 1981 आपको याद रखना है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज कम्यूटेड पेंशन रूल्स 1981, जुलाई 1 1981 में सेंट्रल सिविल सर्विसेज कम्यूटेड पेंशन रूल्स केम इनटू फोर्स। तो उसमें जो कम्यूटेड पेंशन में कितना मैक्सिमम वो उसका पेंशन को कम्यूट कर सकता है, तो आंसर है बी डी 40%, मैक्सिमम 40% ऑफ द पेंशन को वो कम्यूट कर सकता है। तो वो 40% पेंशन को कम्यूट करेगा, तो कम्यूट करने के बाद उसको कितना पेंशन मिलेगा, जितना पेंशन वो एलिजिबल है, जितना अमाउंट का एलिजिबल है उसका 60% मिलेगा। सपोज वो 40%, मैक्सिमम तो 40% कम्यूट कर सकता है। सपोज मेरा एग्जाम्पल में वो 30% कम्यूट कर दिया, ओके, तो एक लॉम सम अमाउंट ले लिया, तो उसका जितना पेंशन फिक्स हुआ था उसका 70% उसको मिलेगा, राइट। तो आंसर है बी डी, बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर देखिए रूल 5, ये जो सीसीएस कम्यूटेड पेंशन रूल्स 1981, यहाँ पर आपको नहीं देखना है सीसीएस पेंशन रूल्स 1972, तो यहाँ पर है सीसीएस कम्यूटेशन पेंशन रूल्स 1981। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसीएस कम्यूटेशन पेंशन रूल्स 1981 केम इन टू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1981। इसमें क्लियरली मेंशन है, उसका रूल 5 आप देखिए, उसमें क्लियरली मेंशन है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिटायर्ड हुआ वो मैक्सिमम 40% पेंशन को कम्यूट कर सकता है। चलो आगे में देखेंगे, यहाँ पर देखिए रेस्ट्रिक्शंस दिया है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन कम्यूटेशन पेंशन, नो गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट हुम डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आज रिफर टू इन रूल 9 ऑफ द पेंशन रूल्स। जो पेंशन रूल्स में हमारा रूल 9 में जिस जो गवर्नमेंट सर्वेंट वो रिटायर्ड हुआ मगर उसके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग और जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा है, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, तो वो पेंशन को कम्यूट नहीं कर सकता जब तक डिसिप्लिनरी और जुडिशियल प्रोसीडिंग क्लोज ना हो जाए। ठीक है, वो कम्यूट पेंशन नहीं कर सकता जब डिसिप्लिनरी और जुडिशियल प्रोसीडिंग क्लोज हो जाएगा, और उस केस में जिस दिन वो एक्चुअली वो क्लियर हो जाएगा, वो पेंडिंग जो है जो केस है जो क्लियर हो जाएगा, उसी से फिर 1 ईयर के अंदर उसको विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन वो पेंशन को कम्यूट कर सकता है। तो यहाँ पर है नो गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट हुम डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स as referred to in rule 9 of the pension rules have been instituted before the date of his retirement or the pensioner against whom such proceedings are instituted after the date of his retirement shall be eligible to commute a percentage of his provisional pension authorized under rule 69 of the pension rules or the pension as the case may be during the pendency of such proceedings। क्योंकि आप जानते हो कि रूल 9 में तो क्लियरली मेंशन है कि यदि कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड हो रहा है, वो उसके ऊपर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चल रहा है, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, ठीक है, तो उस केस में एक्चुअली रूल 69 में मेंशन क्या है, उसको प्रोविजनल पेंशन मिलेगा, ओके, उसको प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। तो वो प्रोविजनल पेंशन को वो कम्यूट नहीं कर सकता जब तक उसका जो केस पेंडिंग है वो क्लियर ना हो जाए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, वेदर द फैमिली can be given the benefit of 40% commutation if a pensioner dies before exercising option। ये क्या है, एक पेंशनर वो कम्यूटेशन के लिए वो ऑप्शन नहीं दिया है, उसको ऑप्शन देना पड़ेगा ना, कितना परसेंटेज वो उसका पेंशन को कम्यूट करेगा, वो पेंशन वो एक ऑप्शन देगा, वो ऑप्शन नहीं दिया है मगर उसका डेथ हो गया, क्या उसका फैमिली मेंबर वो 40% ऑफ द पेंशन को कम्यूट कर सकता है? नहीं कर सकता। यदि पेंशनर वो ऑप्शन नहीं दिया है पेंशन को कम्यूट करने के लिए और ऑप्शन नहीं दिया है, उसका डेथ हो गया, तो उसका फैमिली जो है जो फैमिली पेंशन मिलेगा तो फैमिली पेंशन को वो कम्यूट नहीं कर सकता, राइट। तो यहाँ पर whether the family can be given the benefit of 40% commutation if a pensioner dies before
एक्सरसाइजिंग ऑप्शन, आंसर इज बिट बी नो, वो नहीं कर सकता, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 10, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन इज गवर्न अंडर रूल डैश ऑफ सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स। ये जो सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स जो 1981 में बताया, अभी जुलाई 1 1981 में सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स केम इनटू फोर्स। इसमें कौन सा रूल में मेंशन है कि विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन पेंशन को कम्यूट किया जा सकता है? ये रूल 12, ओके, बीट सी आंसर है, रूल 12 ऑफ सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स। उसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। जैसे पेंशन को कम्यूट करना है, जो सुपर एनुएशन में जिसका रिटायरमेंट हो रहा है, कि जो वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट जिसका हो गया, जिसको बोलते हैं रिटायरिंग पेंशन, और जिसका पोस्ट अबोलिश हो गया, और उसको लोअर पोस्ट दिया गया, मगर वो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो लोअर पोस्ट को नहीं लिया, तो उसको रिटायर कर दिया जाता है। उसको कहा जाता है, इट मीन्स वो किस तरीके का पेंशन उसको अवेलेबल होता है? उसको कॉम्पेंसेशन पेंशन मिलता है। तो सुपर एनुएशन पेंशन आप जानते हो, जब 60 एज पूरा हो जाएगा एज यूजुअल रिटायर होते हैं। वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट, उसको रिटायरिंग पेंशन कहा जाता है। वैसे ही कॉम्पेंसेशन पेंशन, जब पोस्ट अबोलिश हो जाएगा और लोअर पोस्ट कोई कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पोस्ट को अबोलिश कर दिया जाएगा और उसको लोअर पोस्ट दिया जाएगा और उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसका रिटायरमेंट हो जाता है, उसको कॉम्पेंसेशन पेंशन मिलता है। इस केस में एक्चुअली जब डेट ऑफ रिटायरमेंट से 1 ईयर के अंदर यदि आप पेंशन को कम्यूट करना चाहते हो, तो उसमें कोई मेडिकल एग्जामिनेशन का जरूरत नहीं है। तो मैं जो बताया, विदिन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, 1 ईयर से ज़्यादा हो जाएगा तो मेडिकल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। तो सुपर एनुएशन पेंशन, इन केस ऑफ सुपर एनुएशन पेंशन, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट, रिटायरिंग पेंशन, और अबोलिशिंग ऑफ पोस्ट, कॉम्पेंसेशन ऑफ पेंशन। इस केस में विदिन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट यदि पेंशन को कम्यूट करना चाहते हो, जो मैक्सिमम 40% ऑफ द पेंशन को कम्यूट किया जाता है, विदिन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट पेंशन को कम्यूट करना चाहते हो, तो उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन का जरूरत नहीं है। मगर 1 ईयर से ज़्यादा हो जाएगा इनके लिए, तो मेडिकल एग्जामिनेशन का जरूरत होगा, ठीक है। ये रूल 12 में मेंशन है। और केस में मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है। जैसे एक है कंपासियोनेट पेंशन। कंपासियोनेट पेंशन किसको कहा दिया जाता है? जिसको मेजर पेनाल्टी में जिसको रिमूव कर दिया गया, जिसको डिसमिस कर दिया गया, इन केस ऑफ रिमूवल और डिसमिसल। और उस केस में स्पेसिफिक केस देखा जाता है, और उस केस में कंसर्न एम्प्लॉय को जिसको रिमूव कर दिया गया, जिसको डिसमिस कर दिया गया, और उसको कंडीशन को देखकर उनको कंपासियोनेट पेंशन दिया जाता है। उनका कंपल्सरी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। जैसे सुपर एनुएशन, रिटायरिंग और कंपेंसेशन पेंशन में मैं बताया, विदिन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन का जरूरत नहीं है पेंशन को कम्यूट करने के लिए। 1 ईयर से ज़्यादा होगा वहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन का जरूरत है। मगर इस केस में बेसिकली कंपासियोनेट पेंशन जो रिमूवल और डिसमिसल एम्प्लॉय को मिलता है, और इनवैलिडेशन पेंशन, जो एम्प्लॉय सपोज इनवैलिड हो गया, वो मेंटली एंड फिजिकली अनफिट हो गया काम करने के लिए, वो इनवैलिडेशन पेंशन मिलेगा, तो उसके लिए जरूरी है मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। और मेजर पेनाल्टी केस में जिसको कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया, ओके, कंपल्सरी पेंशन ड्यू टू मेजर पेनाल्टी, उसके लिए भी मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है। वहाँ पर विदिन 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर कोई ऑप्शन नहीं है, उनके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है, राइट। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। पर्सन्स कम्यूट देयर पेंशन विदाउट अंडरगोइंग मेडिकल एग्जामिनेशन। मैं अभी बता चुका हूँ, इफ दे अप्लाई फॉर कम्यूटेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर रिकंड फ्रॉम द, मैं अभी बताया कि विदिन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट, विदिन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट यदि पेंशन को कम्यूट करना चाहते हो, तो विदाउट अंडरगोइंग मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरत नहीं है। किस केस में देखेंगे, मैं अभी बताया, सुपर बीटे द डेट ऑफ रिटायरमेंट इन केस ऑफ सुपर एनुएशन पेंशन, रिटायरिंग पेंशन, कंपेंसेशन पेंशन, तीनों को मैं बोल चुका हूँ। इस केस में विदिन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ इट मीन्स रिटायरमेंट, ओके, यदि पेंशन को कम्यूट करना चाहते हो तो कोई मेडिकल एग्जामिनेशन का जरूरत नहीं है। सिमिलरली ये भी करेक्ट है, द डेट ऑफ इश्यू ऑफ रिटायरिंग ऑर्डर्स इन केस ऑफ पेंशन ऑन ऑब्जर्प्शन इन ए कॉर्पोरेशन, कंपनी और बॉडी, इस केस में भी विदिन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट पेंशन को कम्यूट करना चाहते हो तो मेडिकल एग्जामिनेशन का जरूरत नहीं है। कि द डेट ऑफ इश्यू ऑफ फाइनल ऑर्डर्स इन द केस ऑफ पेंशन ग्रांटेड ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जिसके ऊपर जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा है कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रहा है, वो फाइनल हो गया,
तो जब फाइनल हो जाएगा, जिस डेट में उसको फाइनल ऑर्डर मिलेगा, तो उसी से 1 ईयर के अंदर वो पेंशन कम्यूट करेगा। उसका जो 1 ईयर लागू होगा, जिस डेट में उसका जो पेंडिंग केस है वो क्लियर हो जाएगा, तो उसी से 1 ईयर के अंदर वो पेंशन को कम्यूट कर सकता है। तो ये ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, ऑल द अबव, आंसर इज बिट डी, राइट। चलो ये भी दिया है रूल 12 सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981। पेंशनर्स कैन कम्यूट ए पोर्शन ऑफ देयर पेंशन ओनली आफ्टर दे हैव बीन मेडिकली एग्जामाइंड एंड डिक्लेयर्ड फिट बाय द अप्रोप्रिएट मेडिकल अथॉरिटी। तो अभी मैं बता रहा हूं कि किस पेंशन में एक्चुअली मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है, और जो अप्रोप्रिएट मेडिकल अथॉरिटी वो एक फिट सर्टिफिकेट देना जरूरी है। तो इस केस में एक्चुअली कोई लिमिट नहीं है, विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बताया रिटायर्ड ऑन इनवैलिडेशन, रिटायर्ड ऑन इनवैलिडेशन, सपोज कोई एम्प्लॉई वो इनवैलिड हो गया, इनवैलिड मीन्स एक्चुअली ही इज नॉट मेंटली और फिजिकली फिट टू डू वर्क, तो उनके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन का जरूरत है। रिटायर्ड कंपल्सरली एज ए मेजर ऑफ पेनल्टी, यदि मेजर पेनल्टी में उसको कंपल्सरी रिटायर्ड कर दिया गया, उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है यदि वो पेंशन को कम्यूट करना चाहता है। कंपासियोनेट अलाउंस मैं बताया था अभी, जो रिमूवल और डिसमिसल केस में, स्पेसिफिक केस में कंपासियोनेट अलाउंस मिलता है, तो इस केस में भी एक कंपासियोनेट पेंशन का कंपासियोनेट अलाउंस मिलता है। उस केस में मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरत होता है यदि पेंशन को वो कम्यूट करना चाहता है। ऑल पेंशनर्स अप्लाइंग फॉर कम्यूटेशन आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, और सभी के लिए जैसे सुपर अन्वेषण पेंशन की, सपोज रिटायरिंग पेंशन, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट केस में, कि मैं बताया कॉम्पेंसेशन पेंशन, जिसका पोस्ट अबोलिश हो गया और वो उसका रिटायर्ड हो गया, तो उनका यदि मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो उस केस में वो पेंशन को कम्यूट करना चाहते हैं तो उनको मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है। तो फर्स्ट 3 तो क्लियर हो गए। जो फोर्थ है जो नॉर्मली, जो जिसको 60 एज हो गया वो रिटायर्ड हो गया, जो वॉल्यूंटरी रिटायर्ड हो गया, कि जिसका पोस्ट अबोलिश हो गया रिटायर्ड हो गया, उनका मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट हो जाएगा तो उनको मेडिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर आंसर बीट ई, ऑल ऑफ द अबव, क्लियर। तो ये जो दिया है मेंशन कर, इसको याद रखना है। रूल 18 सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981 है, उसका रूल 18 में ये क्लियरली मेंशन है कि कहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन का जरूरत है पेंशन को कम्यूट करने के लिए। नेक्स्ट वन, हु इज द कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी टू एग्जामाइन पेंशनर्स वेदर दे मेडिकल फिट और नॉट फॉर कम्यूटेशन ऑफ देयर पेंशन। जो पेंशन को कम्यूट करने के लिए जो मेडिकल एग्जामिनेशन जो मैं ऑप्शन बताया, कहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन का जरूरत है, तो कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी कौन है? मेडिकल ऑफिसर नॉट लोअर इन स्टेटस देन दैट ऑफ ए सिविल सर्जन, ये एब्सोल्युटली राइट है। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, ये भी राइट है। सी बोथ ए एंड बी, डी एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो आंसर इज बिट सी, बोथ ए एंड बी। जो भी मेडिकल ऑफिसर होगा वो उसका जो स्टेटस होगा वो सिविल सर्जन से कम नहीं होगा, और वो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। ओके, ये है अप्रोप्रिएट मेडिकल अथॉरिटी जो मेडिकल एग्जामिनेशन पेंशनर्स को मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि वो फिट है कि नहीं, और उसके बाद वो उनका पेंशन को कम्यूट कर सकते हैं, मगर जो ऑप्शन है, ठीक है। आंसर इज बिट सी, बोथ ए एंड बी। ये है रूल 22, जो मेडिकल अथॉरिटी केस में जो सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981 है, उसका रूल 22 में मेडिकल अथॉरिटी के ऊपर मेंशन किया गया है कि कौन एक्चुअली हु इज द अप्रोप्रिएट मेडिकल अथॉरिटी टू एग्जामाइन द पेंशनर्स फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। रूल 22 सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो मेडिकल बोर्ड के ऊपर चलेंगे। मेडिकल बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इन केस ऑफ, कब मेडिकल बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है? एक है कम्यूटेशन ऑफ इनवैलिड पेंशन, मैं अभी बताया था। इनवैलिड पेंशन किसको मिलता है? व्हेन द पर्सन इज मेंटली एंड फिजिकली अनफिट टू डू वर्क, वो फिजिकली मेंटली इट मीन्स अनफिट है काम करने के लिए, उनको इनवैलिड पेंशन, जो रूल 38 सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 में मेंशन है। ओके, तो इसके लिए मेडिकल बोर्ड एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट होना जरूरी है। नेक्स्ट केस है इन ऑल केसेस ऑफ सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। एक सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन कब होता है कि जैसे बताया, जैसे जो केस में सपोज 1 ईयर से ज़्यादा हो गया, सपोज इन केस ऑफ सुपर अन्वेषण रिटायरमेंट की, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट की, सपोज इन केस ऑफ
अबोलिशिंग ऑफ पोस्ट, जो कॉम्पेंसेशन में पेंशन मिलता है। तो अदर केस में तो कंपलसरी मेडिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, इनवैलिड पेंशन, कंपासियोनेट अलाउंस एंड कंपलसरी रिटायरमेंट ड्यू टू मेजर पेनल्टी। तो इस केस में जो सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन कब होगा, जब फर्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आएगा, मगर उसमें जो रिपोर्ट में कुछ एज जो है वो कुछ एडिशन हो जाएगा, जो एक्चुअल एज है उससे ज़्यादा एज एक्चुअली मेडिकल अथॉरिटी मेंशन कर देंगे। तो उस केस में कंसर्न जो पेंशनर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो जो एज मेंशन किया जो अप्रोप्रिएट मेडिकल अथॉरिटी एग्जामिनेशन के मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद वो थोड़ा एज को बढ़ा दिया, तो उस केस में जो कंसर्न पेंशनर है जो पेंशन को कम्यूट करना चाहता है तो वो उसको नहीं मानेगा और सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएगा। तो एक्चुअली मेडिकल एग्जामिनेशन दोनों के लिए आपको याद रखना है, कम्यूटेशन ऑफ इनवैलिड पेंशन इस केस में मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट होगा, और जब सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो भी पेंशनर जाएंगे तो उनके लिए भी मेडिकल बोर्ड जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और वो सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट देंगे। तो आंसर यहाँ पर बोथ ए एंड बी। क्लियर? चलो, ये भी रूल 22 सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981 में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 15 को चलेंगे। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज फॉर कम्यूटेशन ऑफ हिज पेंशन 3 months बिफोर द डेट ऑफ हिज सुपरएन्यूएशन, द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन बिकम्स पेबल ऑन। यदि जो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट एम्प्लॉई सुपरएन्यूएशन डेट जो है, जिस डेट में उसका रिटायरमेंट होने वाला है, उससे 3 months बिफोर वो कम्यूटेशन पेंशन के लिए वो एक्चुअली इन्फॉर्म कर चुका है, हेड ऑफ ऑफिस को इन्फॉर्म कर चुका है 3 months बिफोर द डेट ऑफ हिज सुपरएन्यूएशन, तब उसका जो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन है कब मिलेगा। तो यहाँ पर दिया है द डेट ऑफ एप्लीकेशन, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, द डेट ऑफ रिटायरमेंट, द डेट नेक्स्ट फॉलोइंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये आंसर बिट डी, द डेट नेक्स्ट फॉलोइंग द डेट। सपोज आज रिटायरमेंट हो रहा है तो कल आपको जो कम्यूटेड पेंशन आप जितना दिया है तो वो लॉम सम अमाउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आंसर इज बिट डी। तो आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो जो सुपरएन्यूएशन डेट से 3 months बिफोर, ओके, 3 months बिफोर द डेट ऑफ सुपरएन्यूएशन, यदि जो पेंशन को कम्यूट करने के लिए वो हेड ऑफ ऑफिस को इन्फॉर्म किया है और जो भी उसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सबमिट किया है, तो उसका जो लॉम सम अमाउंट जो मिलेगा, ओके, जो कम्यूटेड पेंशन का, वो द डेट नेक्स्ट फॉलोइंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। आंसर इज बिट डी, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 16। If a government pensioner applies for commutation of his pension after his superannuation within 1 year of his superannuation, the commuted value of pension becomes payable on। यहाँ पर जो है क्या है कि रिटायरमेंट होने के बाद हम जानते हैं कि विदिन 1 year ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट यदि पेंशनर वो उसका पेंशन को कम्यूट करने के लिए वो हेड ऑफ ऑफिस को इन्फॉर्म करता है, उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन का ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो सुपरएन्यूएशन में जिसका रिटायरमेंट हुआ है, कि वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट जिसका हुआ है, कि जिसका पोस्ट अबोलिश हो गया और उसको कॉम्पेंसेशन पेंशन मिल रहा है, तो उस केस में क्या है, यदि वो जो जिस डेट में रिटायरमेंट हुआ 1 year के अंदर यदि वो उनका पेंशन को कम्यूट करना चाहते हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन का ज़रूरत नहीं है। तो उनको कब मिलेगा जो लॉम सम अमाउंट, जो पेंशन कम्यूट होने के बाद लॉम सम अमाउंट कब मिलेगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, द डेट ऑफ रिटायरमेंट, द डेट ऑफ एप्लीकेशन, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय द हेड ऑफ ऑफिस, नॉन ऑफ द अबव। ये जो आंसर है बिट सी, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय द हेड ऑफ ऑफिस। जब हेड ऑफ ऑफिस को एप्लीकेशन मिलेगा जो पेंशन को कम्यूट करने के लिए, ओके, जो एप्लीकेशन या पेंशनर देगा जिस डेट में हेड ऑफ द ऑफिस को एप्लीकेशन रिसिप्ट करेगा, ओके, तो उसी डेट में उसको कम्यूटेड पेंशन का लॉम सम अमाउंट को पे कर दिया जाएगा, राइट। तो आंसर इज बिट सी, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 17। द कम्यूटेशन फैक्टर इज बेस्ड ऑन डैश। जो कम्यूटेशन एक फैक्टर होता है, एक टेबल होता है। तो जैसे जितना पेंशन, जो पेंशन आपका फिक्स हुआ, सपोज आप 30% कम्यूट करना चाहते हो तो 30% ऑफ द पेंशन इंटू 12 इंटू कम्यूटेड फैक्टर एक होता है। जो कम्यूटेड फैक्टर होता है वो कैसे फिक्स होता है? द कम्यूटेशन फैक्टर इज बेस्ड ऑन द एज ऑफ पेंशनर ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, द एज ऑफ पेंशनर ऑन नेक्स्ट बर्थडे, the age on the date of application, the age of 60 years in all cases. Answer is bit B, the age of pensioner on next birthday। जो आप जैसे जिस डेट में सपोज रिटायरमेंट के बाद
सपोज जिस डेट में आप हेड ऑफ ऑफिस को एप्लीकेशन देते हो कि कम्यूटेड पेंशन के लिए, उसी डेट में देखा जाएगा कि उसी डेट में आपका नेक्स्ट बर्थ डे जो है वो कौन सा ईयर आता है, उसके हिसाब से एक कम्यूटेड फैक्टर फिक्स होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मेडिकल एग्जामिनेशन केस में जिस डेट में जो अप्रोप्रिएट मेडिकल अथॉरिटी वो एक्चुअली मेडिकल एग्जामाइन करेगा पेंशनर को, मेडिकल एग्जामाइन करेगा पेंशनर को, तो उसी डेट से देखा जाएगा कि नेक्स्ट बर्थडे क्या है। तो यहाँ पर जो आंसर है ये आंसर बिट बी है, द एज ऑफ पेंशनर और नेक्स्ट बर्थडे, इसके हिसाब से कम्यूटेड फैक्टर है। आप थोड़ा देख लीजिए, कम्यूटेशन फैक्टर एक टेबल है, राइट। तो आंसर इज बिट बी। चलो क्वेश्चन नंबर 18 को चलेंगे। कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन विल बी रेस्टोर्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट इफ द कम्यूटेशन अमाउंट इज रिसीव्ड इन द डैश मंथ ऑफ द रिटायरमेंट। ये कहा जाता है कि यदि आप कुछ पोर्शन को 30% पेंशन की 40% पेंशन आप कम्यूट कर दिया तो वो कब रेस्टोर होगा। यदि आप जो आपका यहाँ पर क्लियरली दिया है जिस डेट में आप आपका रिटायरमेंट हो रहा है उसी से 1 मंथ के अंदर आप कम्यूटेड अमाउंट का लम सम अमाउंट ले लिया तो जस्ट 15 ईयर जब कंप्लीट होगा वो जितना आप कम्यूट किया था, जितनी पोर्शन वो रेस्टोर हो जाएगा। अदरवाइज यदि डेट ऑफ रिटायरमेंट से 1 मंथ ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में आफ्टर 15 ईयर्स लेना है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है। यदि आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट से 1 मंथ के अंदर आप पेंशन को कम्यूट किया है और आपको लॉन्ग सम अमाउंट मिला है तो जितनी पोर्शन आप कम्यूट किया है कि 30% ऑफ द पेंशन की मैक्सिमम तो 40% है कि 20% वो रेस्टोर हो जाएगा। कब हो जाएगा ना, आफ्टर जस्ट 15 ईयर्स। ओके, 1 मंथ के अंदर है तो जस्ट कंप्लीट 15 ईयर्स हो जाएगा, नहीं तो अदर केस में 1 मंथ से ज़्यादा हो जाएगा आपका पेंशन कम्यूट करने के लिए, तो जो डेट ऑफ रिटायरमेंट से, तो उस केस में आफ्टर 15 ईयर्स जितनी पेंशन को आप कम्यूट किया है वो रेस्टोर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो है फास्ट मंथ ऑफ रिटायरमेंट, कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन विल बी रेस्टोर्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट इफ द कम्यूटेशन अमाउंट इज रिसीव्ड इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द रिटायरमेंट। तो जस्ट 15 ईयर्स कंप्लीट होगा तो वो रेस्टोर हो जाएगा। अदरवाइज अदर केस में यदि 1 मंथ जो रिटायरमेंट के 1 मंथ के अंदर आप कम्यूट नहीं करोगे तो आफ्टर 15 ईयर्स वो जितना पोर्शन आप कम्यूट किया है वो रेस्टोर हो जाएगा। आंसर इज बीट ए। चलो क्वेश्चन नंबर 19, कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन विल बी रेस्टोर्ड आफ्टर डैश ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट आफ्टर 15 ईयर्स। ओके, जितना आप पेंशन का जितनी पोर्शन आप कम्यूट किया है, मैक्सिमम तो 40% करना है कि 30% किया है कि 20% किया है, वो रेस्टोर हो जाएगा आफ्टर 15 ईयर्स, राइट। आंसर इज बिट सी। चलो क्वेश्चन नंबर 20 को चलेंगे। ए पेंशनर हु हैज डिक्लाइंड टू एक्सेप्ट कम्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ ईयर्स to his actual age as recommended by the medical authority or has been refused commutation on medical ground is eligible to take second medical examination after dash from the date of first medical examination। फर्स्ट यहाँ पर क्या है, जब सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन को कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय कब जाएगा, कंसर्न पेंशनर कब जाएगा। यदि फर्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में आपका एज में कुछ एडिशन हो गया तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। और सेकेंड केस में क्या है कि आपका जो मेडिकल ग्राउंड में सपोज आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया फर्स्ट मेडिकल ईयर में, तो आप पेंशन को कम्यूट नहीं कर सकते क्योंकि वही फिटनेस सर्टिफिकेट है। तो 2 चीज़, एक आइदर आपका एज को ऐड कर दिया गया तो आप फर्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट को रिफ्यूज़ कर दिया, और सेकेंड केस में सपोज आपको अनफिट कर दिया गया तो आप पेंशन को कम्यूट नहीं कर सकते। तो उस केस में आप सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाओगे तो कब, फर्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन का कितना दिन के बाद आप सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाओगे। नॉर्मली 1 ईयर, फर्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन के 1 ईयर के बाद आप सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन को जाओगे। तो यहाँ पर जो आंसर है बीट सी है 1 ईयर। ओके, टू टेक सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन। जिस डेट में आपका फर्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है तो उससे आप काउंट कर लो 1 ईयर। 1 ईयर के बाद आप सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन में जा सकते हो आपका पेंशन को कम्यूट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, द सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन मे बी हेल्ड इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन इफ द पेंशनर अपील्स टू हिज लास्ट हेड ऑफ ऑफिस
against the medical verdict and seeks review by second medical authority, the appeal should be preferred within dash of receipt of certificate by the pensioner. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यदि आपका फर्स्ट मेडिकल सर्टिफिकेट को आप एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उसमें कुछ आइदर आपका एज आड हो गया है और वो आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो उस केस में आप अपील करोगे. जब मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा जिस डेट में, उससे कितने पीरियड के अंदर आप अपील करोगे उसको रिव्यू करने के लिए, तो उसको एक्चुअली 1 मंथ, जिस डेट में आपको फर्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा उसी से 1 मंथ के अंदर आपको अपील करना है. ओके, उसको रिव्यू करने के लिए. तो ही है द अपील शुड बी प्रिफर्ड विद इन 1 मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्टिफिकेट बाय द पेंशनर. जो फर्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट जिस डेट में आपको मिलेगा आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो उससे उसी डेट से 1 मंथ के अंदर आपको अपील को प्रीफर करना है. ओके, उसको रिव्यू करने के लिए. राइट, आंसर इज बिट ए. चलो क्वेश्चन नंबर 22 चलेंगे. पेंशनर्स कैन कम्यूट ए पोर्शन ऑफ देयर पेंशन ओनली आफ्टर दे हैव बीन मेडिकली एग्जामाइंड. द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन बिकम्स पेएबल टू देम ऑन द डेट. अच्छा, आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गए, आप जानते हो कब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ना. मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाओगे आप पेंशन को कम्यूट करने के लिए, तो उस केस में आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाओगे तो द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन बिकम्स पेएबल टू देम ऑन द, कौन सा डेट में आपको जो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन का लम सम अमाउंट मिलेगा. तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है बिट सी है, जिस डेट में एक्चुअली मेडिकल अथॉरिटी मेडिकल रिपोर्ट को साइन करेगा कम्यूटेशन के लिए. ओके, आप ये जो क्वेश्चन है ना दिया है कि आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो आपका पेंशन को कम्यूट करने के लिए, तो कौन सा डेट में आपको वो जो कम्यूटेड पेंशन का लम सम अमाउंट मिलेगा. तो जिस डेट में एक्चुअली मेडिकल अथॉरिटी वो मेडिकल रिपोर्ट को साइन करेगा फॉर कम्यूटेशन, ओके, उसी डेट में एक्चुअली आपको पेबल होगा जो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन जो लम सम अमाउंट है आपको पेबल होगा. ओके, आंसर इज बिट सी. राइट. Question number 23. In case of commutation of pension, the age next birthday will be determined with respect to. कैसे the age next birthday कैसे determine होता है. Bit A जो है the date of superannuation in cases where commutation is required along with pension payment order, ये correct है. The date of receipt of application by the head of office where medical examination is not necessary. The date of medical examination when it is necessary. 3 केस में एक्चुअली superannuation केस में क्या होता है ना, मैं बार बार बताया कि आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है 3 मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ सुपरएनुएशन आप पेंशन को कम्यूट करने के लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको सबमिट करना है. तो उस केस में जिस डेट में एक्चुअली पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू होगा, जो हमारा अकाउंट्स ऑफिसर जब पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू करेगा उसी डेट से देखा जाएगा कि आपका नेक्स्ट बर्थ डे क्या है, उसके हिसाब से कम्यूटेड फैक्टर को देखा जाएगा. सेकेंड में सपोज विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट आप पेंशन को कम्यूट करना चाहते हो, तो जिस डेट में एक्चुअली आपका एप्लीकेशन हेड ऑफ द ऑफिस में रिसिप्ट होगा उसी डेट में देखा जाएगा कि आपका नेक्स्ट बर्थ डे क्या है, उसके हिसाब से कम्यूटेड फैक्टर को फिक्स किया जाएगा. तो ऑलरेडी टेबल है. सिमिलरली जिस डेट में बार बार बताया, जिस डेट में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाओगे आपका पेंशन को कम्यूट करने के लिए, जिस डेट में मेडिकल अथॉरिटी वो साइन करेगा मेडिकल रिपोर्ट में, तो उसी डेट में देखा जाएगा कि आपका नेक्स्ट बर्थ डे क्या है, उसके हिसाब से कम्यूटेड फैक्टर को डिटेक्ट किया जाएगा. ठीक है, वो टेबल है ऑलरेडी, आप देख लीजिए टेबल है. तो ये तीनों करेक्ट है. आंसर इज बिट डी, ऑल द अबव. ये कैलकुलेशन दिया है, देखिए कम्यूटेड फैक्टर, इसका जो फॉर्मूला है वो कम्यूटेशन फैक्टर में बोला बर्थ डे के हिसाब से है. कम्यूटेशन फैक्टर वो टेबल है ऑलरेडी, इंटू 12 इंटू कितना पेंशन परसेंटेज हिसाब से, अमाउंट ऑफ पेंशन ऑफर्ड फॉर कम्यूटेशन माने जितना पेंशन आपका फिक्स हुआ है उसका कितना परसेंटेज आप कम्यूट करना चाहते हो. तो यहाँ पर दिया है एक एग्जाम्पल, फिक्सेशन ऑफ पेंशन, आपका पेंशन फिक्स हुआ है 21,220, कम्यूटेशन फैक्टर है 8.194. आप 40% मैक्सिमम तो 40% पेंशन को आप कम्यूट कर सकते हो. तो 40% ऑफ पेंशन कितना हो रहा है, ₹8,488. तो आपको कितना लॉम सम अमाउंट मिलेगा ना. कम्यूटेशन फैक्टर तो दिया है आपका एज के हिसाब से ऑलरेडी वो टेबल है, इंटू 12 इंटू कितना पेंशन को आपके यहाँ पर कम्यूट करते हो ना 40%.
8,488, इसको मल्टीप्लाई करके इतना लमसम अमाउंट आपको मिलेगा 8,34,609। क्लियर। चलो द प्रोडक्ट, ये भी याद रखना है, द प्रोडक्ट बी राउंडेड अप टू द नेक्स्ट हायर रुपी। ओके, यदि डेसिमल में आता है नेक्स्ट हायर रुपी को कन्वर्ट कर देना है। चलो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स केम इनटू फोर्स। अभी मैं बताया था सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1981। आप जानते हो सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981 वो कब एक्चुअली केम इनटू फोर्स? इट इज 1 जुलाई 1981। आंसर इज बीट ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, पेंशनर्स कैन कम्यूट ए पोर्शन ऑफ देयर पेंशन ओनली आफ्टर दे हैव बीन मेडिकली एग्जामिन्ड इन सर्टन केसेस। कुछ केस में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और वहाँ पर जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो मेडिकल एग्जामिन करेगा और फिटनेस सर्टिफिकेट देगा। तो मेडिकल अथॉरिटी साइंस द मेडिकल रिपोर्ट, जो साइन करता है मेडिकल रिपोर्ट में, रिपोर्ट इन पार्ट डैश ऑफ फॉर्म डैश, एक्चुअली वो पार्ट 3 ऑफ फॉर्म 4 आपको याद रखना है। जिस मेडिकल रिपोर्ट में एक्चुअली मेडिकल अथॉरिटी साइन करेगा, आपको मेडिकली एग्जामिन करने के बाद कंसर्न पेंशनर है वो सपोज मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएगा उसका पेंशन को कम्यूट करने के लिए, तो वहाँ पर मेडिकल अथॉरिटी वो मेडिकल रिपोर्ट में साइन करेगा। तो वो जो है वो कौन सा फॉर्म है और किस पार्ट में, पार्ट क्या है और फॉर्म क्या है, वो पार्ट 3 एंड फॉर्म 4। ओके, आंसर इज बिट बी। क्लियर। ये भी रूल 22 सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981 में मेंशन है, क्योंकि रूल 22 जो है मेडिकल अथॉरिटी रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 26 को चलेंगे। ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी ग्रांटेड प्रोविजनल पेंशन इन केस। कब प्रोविजनल पेंशन मिलता है? 2 केस में प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। सपोज आपका रिटायरमेंट के टाइम में आपका पेंशन पेपर को रेडी नहीं किया गया, सपोज कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपका पेंशन पेपर रेडी नहीं हुआ। ओके, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, सपोज द अकाउंटिंग ऑफिसर इज अनएबल टू इशू द पेंशन पेमेंट ऑर्डर, कि सपोज आप जो ये है कि 6 months बिफोर द सुपरएनुएशन द कंसर्न एम्प्लॉय मस्ट सबमिट द फॉर्म 5, वो ठीक टाइम में सबमिट नहीं किया, कि और कोई किस वजह से सपोज वो सबमिट नहीं हो पाया, तो उस केस में उसको प्रोविजनल पेंशन मिलेगा अप टू 6 months। ओके, मैक्सिमम रहेगा जो 6 months आफ्टर द डेट ऑफ रिटायरमेंट प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। और एक केस में यदि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, किसी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रहा है, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा है रिटायरमेंट के टाइम में, तो उस केस में प्रोविजनल पेंशन मेंशन होगा। जो प्रोविजनल पेंशन ये है रूल 69 सीसीएस पेंशन रूल्स। एक्चुअली नॉर्मल केस में पेंशन पेपर रेडी नहीं हो पाया, सपोज कुछ पेंशन पेपर रेडी नहीं हो पाया, जब पेंशन पेपर एक्चुअली टाइमली एक्चुअली इट इज़ नॉट रेडी, तो उस केस में एक्चुअली जो प्रोविजनल पेंशन है रूल है 64 सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972, रूल 64 देख लीजिए। मगर जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग चलेगा रिटायरमेंट के टाइम में, तब प्रोविजनल पेंशन मिलेगा जब तक वो केस क्लियर ना हो जाए। तो उस केस में वो है रूल 69 में क्लियरली मेंशन है प्रोविजनल पेंशन के लिए जो पेंडिंग केसेस है। मगर जनरली आपका कुछ पेंशन पेपर ठीक टाइम में सबमिट नहीं हुआ, तो वहाँ पर प्रोविजनल पेंशन जो मिलेगा वो एक्चुअली प्रोविजनल पेंशन के लिए जो रूल है रूल 64 है। तो यहाँ पर जो है आंसर बोथ बी एंड सी देख लीजिए। मैं अभी बताया यानी डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग इज पेंडिंग अगेंस्ट द एम्प्लॉय, इस केस में प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। देयर इज डिले इन प्रोसेसिंग ऑफ हिज पेंशन पेपर्स, जो पेंशन पेपर ठीक टाइम में प्रोसेसिंग नहीं हो पाया उस केस में प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। आंसर इज बी डी बोथ बी एंड सी। चलो 27 को चलेंगे। इन केस ऑफ डिले इन प्रोसेसिंग ऑफ पेंशन पेपर्स बाय द ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्रोविजनल पेंशन कैन बी ग्रांटेड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ डैश। तो प्रोविजनल पेंशन यदि थोड़ा डिले हो गया, पेंशन पेपर ठीक टाइम में प्रोसेसिंग नहीं हुआ, तो प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। तो जो प्रोविजनल पेंशन कैन बी ग्रांटेड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ डैश 6 months, 6 months से ज़्यादा नहीं होगा। प्रोविजनल पेंशन जो मिलेगा मैक्सिमम अप टू 6 months मिलेगा, राइट। तो आंसर इज बिट डी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 28, द अमाउंट ऑफ पेंशन शैल बी राउंडेड ऑफ, मैं बार बार बताया जो अमाउंट ऑफ पेंशन यदि डेसिमल में होगा तो नेक्स्ट हायर रुपी को कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आंसर इज बिट बी, amount of pension shall be rounded up to the next higher rupee. Answer is bit B. चलो नेक्स्ट, प्रोविजनल पेंशन इज मेंशन्ड अंडर डैश सीसीएस पेंशन रूल्स 1974। मैं अभी बताया यदि आपका जो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो उसका रिटायर्ड हो गया मगर टाइमली उसका पेंशन पेपर प्रोसेसिंग नहीं हो पाया,
चाहे वो ठीक टाइम में फॉर्म 5 को सबमिट नहीं कर पाया, कि सपोज अकाउंटिंग ऑफिसर वो ठीक टाइम में पेंशन पेमेंट ऑर्डर को इशू नहीं कर पाया, और कुछ पेंशन पेपर प्रोसेसिंग ठीक टाइम में नहीं हुआ, तो प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। अभी हम डिस्कस किए मैक्सिमम अप टू 6 मंथ्स, ओके, आफ्टर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो ये जो जनरली है ये रूल 64 में है। मगर यदि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगा, कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रहा है रिटायरमेंट के टाइम में, तो उस केस में तो प्रोविजनल पेंशन मिलेगा जब तक जो पेंडिंग केस है वो क्लियर ना हो जाए। तो उस केस में वो रूल 69 CCS पेंशन रूल्स 1972 में मेंशन है। तो बेसिकली जनरल प्रोविजनल पेंशन ये रूल 64 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अंडर डैश CCS पेंशन रूल्स 1972 प्रोविजनल पेंशन वेयर डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में भी पेंडिंग। तो अभी मैं बताया ये रूल 69, ठीक है। आंसर इज बिट बी, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आंसर इज बिट बी। चलो क्वेश्चन नंबर 31, द हेड ऑफ ऑफिस शैल टेक स्टेप्स टू ऑथराइज पेमेंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन ड्यू टू। कब हेड ऑफ ऑफिस वो उसके पास ऑथराइजेशन है कि वो प्रोविजनल पेंशन इशू करेगा, कब इशू करेगा प्रोविजनल पेंशन? ड्यू टू स्पेशल रीजन्स इट हैज नॉट बीन फाउंड पॉसिबल टू कंप्लीट एंड फॉरवर्ड द पेंशन पेपर्स टू द अकाउंट्स ऑफिसर फॉर इशू ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। ये करेक्ट है। यदि कुछ स्पेशल रीजन्स में जो पेंशन पेपर्स है हेड ऑफ द ऑफिस ठीक टाइम में अकाउंट्स ऑफिसर को भेज नहीं पाया, ओके, वो नहीं भेजेगा तो फिर अकाउंट्स ऑफिसर कैसे पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू करेगा? तो ये करेक्ट है। पेंशन पेपर्स हैव बीन रिटर्न बाय द अकाउंट्स ऑफिसर एलिसिटिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। कुछ फर्दर सपोज हेड ऑफ ऑफिस पेंशन पेपर को सबमिट किया, अकाउंट्स ऑफिसर को दे दिया, मगर उसमें वो सपोज इनकम्प्लीट था, तो उसके लिए पेंशन पेपर को रिटर्न कर दिया गया, ये भी करेक्ट है। द अकाउंट्स ऑफिसर इज नॉट एबल टू इशू पेंशन पेमेंट ऑर्डर 1 मंथ बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। हम जानते हैं 1 मंथ बिफोर डेट ऑफ रिटायरमेंट के 1 मंथ बिफोर ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट जो अकाउंटिंग ऑफिसर है, पेमेंट एंड अकाउंट्स ऑफिसर PAO, वो पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू करता है। और ये भी 1 मार्क क्वेश्चन आता है, 1 मंथ बिफोर द डेट ऑफ सुपरएनुएशन, बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो वो पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू नहीं हो पाया। तो उस केस में एक्चुअली क्या होगा ना, प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। तो हेड ऑफ ऑफिस के पास ऑथराइजेशन है, वो प्रोविजनल पेंशन देगा, या जो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, ऑल द अबव, ओके। आंसर इज बिट डी। इसको याद रखना है, इसके ऊपर भी 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, ओके, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 32 कुछ स्टेटमेंट्स को जाएंगे। व्हेन डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट, अकाउंट्स ऑफिसर शैल ऑथराइज 100% प्रोविजनल पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये करेक्ट है। जैसे कोई जुडिशियल और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग पेंडिंग है रिटायरमेंट के टाइम में, तो उस केस में जो प्रोविजनल 100% प्रोविजनल पेंशन मिलेगा, तो क्वालिफाइंग सर्विस देखा जाएगा, वहाँ पर कितना क्वालिफाइंग सर्विस है अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, उसके हिसाब से फिक्स होगा। करेक्ट है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, व्हेन डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट, अकाउंट्स ऑफिसर शैल ऑथराइज 100% प्रोविजनल पेंशन अप टू द डेट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सस्पेंशन इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट वाज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बिफोर रिटायरमेंट। यदि रिटायरमेंट के पहले वो सस्पेंशन हुआ है, तो अभी तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, और जो सस्पेंशन पीरियड है वो तो क्वालिफाइंग सर्विस में नहीं जाएगा, तो जस्ट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सस्पेंशन जितना क्वालिफाइंग सर्विस है उसके ऊपर 100% प्रोविजनल पेंशन फिक्स होगा, ये भी करेक्ट है। The provisional pension will be paid from the date of retirement up to and including the date on which final orders are passed by competent authority after the conclusion of departmental or judicial proceedings, ये भी करेक्ट है। तो जिस प्रोविजनल पेंशन कब तक मिलेगा, जब तक एक्चुअली जिस डेट में फाइनल ऑर्डर इशू हो जाएगा, जो पेंडिंग केस था फाइनल ऑर्डर इशू हो जाएगा, तो वो डेट को भी इंक्लूड करना है। यहाँ पर क्लियरली दिया है, दिस प्रोविजनल पेंशन विल बी पेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। डेट ऑफ रिटायरमेंट से, क्योंकि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रहा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा है, तो प्रोविजनल पेंशन मिल रहा है। तो जो प्रोविजनल पेंशन मिल रहा है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट अप टू एंड इंक्लूडिंग, जिस डेट में एक्चुअली जो पेंडिंग केस था वो क्लियर हो गया, वो डेट को भी इंक्लूड किया जाएगा, ओके, इंक्लूडिंग द डेट ऑन विच पेंशन फाइनल ऑर्डर्स आर पास्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये भी करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके। यहाँ पर देखेंगे ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, इसको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। आंसर इज बिट डी। चलो नेक्स्ट को चलेंगे, फैमिली पेंशन के ऊपर आएंगे। फैमिली पेंशन इज पेबल टू द फैमिली ऑफ। तो फैमिली पेंशन कब मिलता है? सपोज गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विस में है, उसका डेथ हो जाता है, तो फैमिली पेंशन मिलेगा। और एक है पेंशनर,
पेंशनर का डेथ हो जाता है तो वहाँ पर भी फैमिली पेंशन मिलेगा। तो दोनों केस में सर्विस में है फैमिली पेंशन मिलेगा और पेंशनर का डेथ हो जाता है वहाँ पर भी फैमिली पेंशन मिलेगा। तो फैमिली पेंशन इज पेबल टू द फैमिली ऑफ डैश ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु डाइज व्हाइल इन सर्विस, ए गवर्नमेंट पेंशनर हु डाइज आफ्टर रिटायरमेंट। दोनों करेक्ट है। तो बीट सी बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ द अबव। आंसर इज बीट सी बोथ ए एंड बी, दोनों एलिजिबल है। ओके, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डेथ हो रहा है सर्विस में और यदि गवर्नमेंट पेंशनर का डेथ हो रहा है आफ्टर रिटायरमेंट तो इन दोनों केस में फैमिली पेंशन मिलेगा। आंसर इज बीट सी। चलो क्वेश्चन नंबर 34 को चलेंगे। अंडर व्हिच रूल ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 फैमिली पेंशन इज मेंशन्ड। कहाँ पर फैमिली पेंशन को मेंशन किया गया है? ओके, फैमिली पेंशन को एक्चुअली आप देख लीजिए, सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 का रूल 54 देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 54 सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972, रूल 54 को देखिए, वहां पर फैमिली पेंशन के ऊपर मेंशन है। तो आंसर इज बिट सी। चलो नेक्स्ट वन। As soon as enters in government service, he or she is required to furnish details of his or her family in dash to the head of office। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपका एंट्री हो रहा है, जस्ट आपको अपॉइंटमेंट मिला है, तब आपका फैमिली डिटेल्स आपको देना है। तो कौन सा फॉर्म में देना है? फॉर्म 3। तो जब आप कोई गवर्नमेंट जॉब में एंट्री करोगे तो वहाँ पर आपका फैमिली के बारे में पूरा टोटल रिपोर्ट देना है। कौन सा फॉर्म है? वो फॉर्म 3 है। आंसर इज बिट सी, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 को चलेंगे। अंडर रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर फैमिली पेंशन इज 30% ऑफ बेसिक पे सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ डैश एंड मैक्सिमम ऑफ डैश। फैमिली पेंशन क्या है? यदि चाहे सर्विस में डेथ हो जाता है, तो यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विस में है, उसका डेथ हो जाता है, उसको एनहांस्ड फैमिली पेंशन मिलता है। तो एनहांस्ड फैमिली पेंशन कितना दिन तक मिलेगा? अप टू 10 ईयर्स। एनहांस्ड फैमिली पेंशन कैसे होता है ना, 50% ऑफ द लास्ट जो है बेसिक पे। ओके, जो डेथ हुआ, जो उसका बेसिक पे था, उसका 50% पेंशन मिलेगा। ये एनहांस्ड पेंशन, मगर वो 10 ईयर्स तक मिलेगा। मगर नॉर्मल फैमिली पेंशन है वो 30% मिलता है, 30% ऑफ लास्ट बेसिक पे। नॉर्मल फैमिली पेंशन 30% मिलता है, और एनहांस्ड फैमिली पेंशन वो 50% ऑफ द बेसिक पे का मिलता है। तो आपको याद रखना है, जो एनहांस्ड पेंशन है वो फैमिली मेंबर को, कंसर्न फैमिली मेंबर को 10 ईयर्स तक मिलेगा। तो 10 ईयर्स के बाद वो 30% नॉर्मल फैमिली पेंशन मिलेगा। तो यहाँ पर जो दिया है फैमिली पेंशन इज 30%, नॉर्मल फैमिली पेंशन के ऊपर दिया है फैमिली पेंशन इज 30% ऑफ बेसिक पे सब्जेक्ट टू द मिनिमम 9,000, मैक्सिमम 75,000। क्योंकि 30% अब जो अभी जो बेसिक पे मैक्सिमम है 2,50,000, वो 7th पे कमीशन में, 7th CPC में जो मैक्सिमम बेसिक पे है 2,50,000, उसका 30% ले 75,000। जो नॉर्मल फैमिली पेंशन होगा, नॉर्मल फैमिली पेंशन में क्या बोला? 30% ऑफ बेसिक पे, ठीक है। तो मिनिमम जो पेंशन होगा 9,000 से कम नहीं होगा, कि जो मैक्सिमम 75,000 होगा। ये बहुत याद है। तो 75,000 कैसे याद रखोगे ना? जो मैक्सिमम बेसिक पे है अभी 7th CPC में 2,50,000, उसका 30% 75,000 है। तो जो नॉर्मल फैमिली पेंशन मिलेगा तो 9,000 से कम नहीं होगा और 75,000 से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्लियर है, नॉर्मल फैमिली पेंशन 30% मिलता है, मगर जो एनहांस्ड फैमिली पेंशन है वो 50% मिलेगा, मगर फास्ट 10 ईयर्स मिलेगा। चलो उसके ऊपर अभी हम डिस्कशन करेंगे आगे में। यहाँ पर दे दिया, देखो 2 स्टेटमेंट दिया है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइड व्हाइल इन सर्विस, सर्विस में उसका डेथ हो रहा है, फैमिली पेंशन विल बी पेड एट एनहांस्ड रेट्स, हायर रेट में उसको फैमिली पेंशन मिलेगा। कितना ना? बेसिक पे का 50% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। करेक्ट, यही है एनहांस्ड फैमिली पेंशन। जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सर्विस में डेथ हो रहा है तो फास्ट 10 ईयर्स के लिए कंसर्न फैमिली मेंबर को 50% ऑफ द लास्ट पे जो होगा वो एनहांस्ड फैमिली पेंशन मिलेगा, जिसको हायर रेट में फैमिली पेंशन हम बोलते हैं। ये करेक्ट है। देन 10 ईयर्स के बाद नॉर्मल जो फैमिली पेंशन 30% मिलता है। आफ्टर एनहांस्ड पेंशन ऑफ 10 ईयर्स, नॉर्मल फैमिली पेंशन विल बी पेड एट द रेट ऑफ 30% ऑफ लास्ट पे टू द एलिजिबल फैमिली मेंबर ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय व्हाइल इन सर्विस। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। जहां पर दिया है देखिए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, आंसर इज बीट है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में आपको 2-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएगा। जो एनहांस्ड फैमिली पेंशन है वो 10 ईयर्स तक मिलता है, और उसमें 50% ऑफ बेसिक पे का मिलता है। 10 ईयर्स के बाद
ऑटोमेटिकली नॉर्मल फैमिली पेंशन जो है 30% है, और नॉर्मल फैमिली पेंशन मिनिमम 9,000 होगा, मैक्सिमम 75,000 होगा। ठीक है, ये सब चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बी टी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। चलो क्वेश्चन नंबर 38 को चलेंगे। द एनहांस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन इज नॉट एडमिसिबल टू डिपेंडेंट पेरेंट्स एंड दे आर एलिजिबल फॉर द नॉर्मल रेट दैट इज टू से 30% ऑफ लास्ट पे। हाँ, जो डिपेंडेंट पेरेंट्स का बात आता है, आप स्पाउस को छोड़ दो, सपोज यानी विडोअर और सन डॉटर, इनको छोड़ दो, सपोज पेरेंट्स के बात है, फादर मदर। मगर जो डिपेंडेंट पेरेंट्स है उनको एक्चुअली जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डेथ होता है, तो यदि डिपेंडेंट पेरेंट्स वहाँ पर एलिजिबल है, वहाँ पर उसका सपोज स्पाउस नहीं है कि उसका चिल्ड्रन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट पेरेंट्स को जाएगा, बेसिकली फादर मदर को जाएगा। तो पहले तो मदर को मिलता है, फिर फादर को मिलता है। ठीक है, तो उस केस में एक्चुअली एनहांस्ड फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा। जो ऑप्शन है ना, एनहांस्ड फैमिली पेंशन क्या है ना, फास्ट 10 ईयर्स तक मिलेगा, फास्ट 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, नहीं कि वहाँ पर 50% ऑफ द बेसिक पे मिलता है, 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पे। उसके बाद 10 ईयर्स के बाद जो नॉर्मल फैमिली पेंशन 30% ऑफ बेसिक पे होता है। मगर जो डिपेंडेंट पेरेंट्स है उनको एक्चुअली एनहांस फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा, उनको एज यूजुअल 30% मिलेगा, उनको कोई एनहांस फैमिली पेंशन के लिए कोई एलिजिबल नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है, ट्रू वन, इसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई किया। ओके, आंसर इज बिट बी। चलो क्वेश्चन नंबर 39, ये पेंशनर का, वहाँ पर जो हम डिस्कस किए प्रीवियस में कि एम्प्लॉय सर्विस में है उसका डेथ हो रहा है, मगर यहाँ पर क्या है, पेंशनर का डेथ हो रहा है। तो वहाँ पर क्या ऑप्शन है, ऑन डेथ ऑफ पेंशनर, अच्छे से सुनिए उसको, ऑन डेथ ऑफ द पेंशनर enhanced rate of family pension, that is to say 50% will be paid for a period of dash years from the date following the date of death or up to the date on which pensioner would have attained the age of dash years whichever is earlier। ये जो है क्वेश्चन है, सपोज कोई पेंशनर का डेथ हो रहा है, हम जानते हैं कि पेंशनर का डेथ होगा भी वहाँ पर भी फैमिली पेंशन मिलेगा। तो वहाँ पर जो एनहांस्ड फैमिली पेंशन कब तक मिलेगा ना, वहाँ पर जो दिया है ऑन डेथ ऑफ द पेंशनर एनहांस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन। एनहांस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन हम जानते हैं 50% ऑफ द बेसिक पे, 50% विल बी पेड फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, आपको याद रखना है, फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, और एक ऑप्शन है, और अप टू द डेट ऑन विच पेंशनर वुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ 67 ईयर्स व्हिचएवर इज अर्लियर। दोनों में से चाहे उसको 67 ईयर्स जब हो जाएगा, 67 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसका एनहांस्ड फैमिली पेंशन बंद हो जाएगा, अदरवाइज 7 ईयर्स एज यूजुअल मिलेगा, 7 ईयर्स तक। जो भी अर्लियर, जो भी आगे आएगा, एनहांस्ड फैमिली पेंशन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है बिट बी है, 7 ईयर्स एंड 67 ईयर्स। ये जो केस है, ये जो माने बेसिकली रिटायर्ड पेंशनर के लिए, रिटायर्ड पेंशनर का डेथ हो रहा है, वहाँ पर फैमिली पेंशन मिलता है, मगर एनहांस्ड फैमिली पेंशन जब उसको, जो डिसीज्ड पेंशनर है उसको जब एज उसका 67 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा तो एनहांस्ड फैमिली पेंशन बंद हो जाएगा, और 7 ईयर्स, अप टू 7 ईयर्स मिलेगा, जो भी पहले आएगा, व्हिच वन कम्स अर्लियर उसको माना जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बीट बी, 7 ईयर्स एंड 67 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 40 को चलेंगे। हु इज ऑथराइज पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन एंड डेथ ग्रेचुइटी व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज व्हाइल ऑन डेपुटेशन टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को डेपुटेशन में गया है, वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, यदि कोई एम्प्लॉय एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से और एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को डेपुटेशन में गया है और उसका डेथ हो गया, तो वहां पर उसको फैमिली पेंशन कौन देगा? हु इज ऑथराइज पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन एंड डेथ ग्रेचुइटी। जो डेथ ग्रेचुइटी है, फैमिली पेंशन कौन देगा? एक्चुअली वो बोरोइंग डिपार्टमेंट देगा। ओके, तो आंसर इज बिट बी, हेड ऑफ ऑफिस ऑफ बोरोइंग डिपार्टमेंट। मगर यहाँ पर जो क्लू है वहाँ पर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, डेपुटेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट अलग होगा, डेपुटेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। वन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, इट मीन्स has gone to another central government department in case of deputation and he has died। तो इस केस में कौन ऑथराइज है फैमिली पेंशन एंड डेथ ग्रेचुइटी के लिए? तो वहाँ पर जो है बोरोइंग डिपार्टमेंट है। और उसका उल्टा होगा, यदि डेपुटेशन में आप स्टेट गवर्नमेंट की कोई फॉरेन सर्विस और कोई डिपार्टमेंट जैसे पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, और कोई कॉर्पोरेट बॉडी, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई डेपुटेशन में गया है और
समझ में आ रहा है कि नहीं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो डेपुटेशन में स्टेट गवर्नमेंट को गया है, और कोई फॉरेन सर्विस मीन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, चाहे कोई कॉर्पोरेट बॉडी, ओके, उसमें वो डेपुटेशन में गया है, उसका डेथ हो रहा है, तो उस केस में कौन उसका फैमिली पेंशन एंड डेथ ग्रेचुइटी किसके पास ऑथराइजेशन है उसको फैमिली पेंशन एंड डेथ ग्रेचुइटी देगा? यहाँ पर लैंडिंग डिपार्टमेंट। ओके, जो ओरिजिनल डिपार्टमेंट था जो डिसीज्ड एम्प्लॉय का, ओरिजिनल डिपार्टमेंट वही देगा, ठीक है। तो हेड ऑफ ऑफिस ऑफ लैंडिंग डिपार्टमेंट यहाँ पर आंसर है, आंसर इज बीटे। तो यहाँ पर दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट डेपुटेशन केस में, सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इस केस में डेथ होता है तो वो बोरोइंग डिपार्टमेंट देगा फैमिली पेंशन एंड डेथ ग्रेचुइटी। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनी अदर फॉरेन सर्विस मीन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और कॉर्पोरेट बॉडी लाइक दिस, तो इस केस में कंसर्न एम्प्लॉय का डेथ होता है तो वहाँ पर हेड ऑफ ऑफिस ऑफ लैंडिंग डिपार्टमेंट एक्चुअली ऑथराइजेशन है, ओके, वो फैमिली पेंशन एंड डेथ ग्रेचुइटी देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेपुटेशन के ऊपर, राइट। चलो वही आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 42, इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइंग व्हाइल इन सर्विस द विडो और विडोर हैज टू मेक ए क्लेम इन डैश टू द हेड ऑफ ऑफिस हु विल सैंक्शन एंड ऑथराइज द फैमिली पेंशन थ्रू इट्स पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर। जो फैमिली पेंशन के लिए जब विडोर जो एलिजिबल है वो जो क्लेम करेंगे फैमिली पेंशन को, कौन सा फॉर्म में क्लेम करेंगे? फॉर्म 14, ओके। जो फैमिली पेंशन के लिए जो क्लेम होगा वो फॉर्म 14 के द्वारा क्लेम होगा, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हेड ऑफ ऑफिस में उसको जमा करेंगे तो कौन सा फॉर्म को फिलअप किया जाएगा वहाँ पर? फॉर्म 14 को, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर दिया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, फैमिली पेंशन टू विडो और विडोर इज डिसकंटिन्यूड और रीमैरेज। जब विडो की विडोर उन्हें रीमैरेज हो जाता है तब फैमिली पेंशन को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट वन ऑप्शन दिया है, फैमिली पेंशन हैज नाउ बीन मेड अवेलेबल इवन आफ्टर रीमैरेज टू चाइल्डलेस विडो ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय सब्जेक्ट टू हर अर्निंग्स नॉट एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम फैमिली पेंशन ₹9,000 विद डियरनेस रिलीफ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, जब विडो और विडोर का मैरिज हो जाएगा, ओके, रीमैरेज हो जाएगा तब फैमिली पेंशन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। सेकंड केस में क्या है, हाँ ठीक है, यहाँ पर जो दिया है विडो का रीमैरेज हो गया मगर वो चाइल्डलेस है, विडो का रीमैरेज हो गया मगर वो चाइल्डलेस है, वहां पर वो एलिजिबल है फैमिली पेंशन के लिए, मगर उसका जो अर्निंग होगा, जो मिनिमम पेंशन जो 9,000 है ना, तो उसका जो अर्निंग होगा वो 9,000 प्लस जो डियरनेस रिलीफ, उसके ऊपर जो डियरनेस रिलीफ लगता है तो उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेकंड स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। रीमैरेज होता है विडो का रीमैरेज होगा मगर वो चाइल्डलेस है, वो एलिजिबल है फैमिली पेंशन के लिए, मगर उसका इनकम जो होगा, इनकम एक्चुअली 9,000 विथ डियरनेस रिलीफ जो है, 9,000 के ऊपर जितना डियरनेस रिलीफ लगे उसके ज़्यादा नहीं होगा, ये भी करेक्ट है। थर्ड जो है, फैमिली पेंशन इज नॉट अवेलेबल टू ए चाइल्डलेस विडोर आफ्टर हिज रीमैरेज। विडोर के लिए नहीं, विडोर का रीमैरेज हो गया, विडोर का रीमैरेज हो गया, वो चाइल्डलेस है, उस केस में उसको फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा। तो तीनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि विडो और विडोर जब उनका रीमैरेज होता है तो फैमिली पेंशन डिसकंटिन्यू होगा, वो तो करेक्ट है। सेकंड है, विडो का रीमैरेज होता है मगर वो चाइल्डलेस है, उसका चाइल्ड नहीं है, तब वो एलिजिबल है फैमिली पेंशन के लिए, मगर उसका जो अर्निंग होगा, जो उसका इनकम होगा वो 9,000 विथ डियरनेस रिलीफ, 9,000 के ऊपर जितना डियरनेस रिलीफ है, जो हमारा मिनिमम पेंशन 9,000 होता है उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ लगता है, तो उसी से इनकम ज़्यादा नहीं होगा। और एक है कि जो विडोर है उसका रीमैरेज हो गया मगर वो चाइल्डलेस है, उस केस में नहीं मिलेगा, तो विडो केस में मिलेगा, विडो रीमैरेज चाइल्डलेस मिलेगा, विडोर रीमैरेज चाइल्डलेस नहीं मिलेगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, आंसर इज बिट डी, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 44 को चलेंगे। फैमिली पेंशन इज पेएबल टू ए स्पाउस जुडिशियली सेपरेटेड प्रोवाइडेड देयर इज नो चाइल्ड हु इज एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन बट हर अर्निंग्स नॉट एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम फैमिली पेंशन ₹9,000 विद डियरनेस रिलीफ। अच्छा, ये जुडिशियली सेपरेशन केस में एक्चुअली सपोज लीगली जुडिशियली सेपरेशन हुआ है, उस केस में फैमिली पेंशन इज पेएबल टू ए स्पाउस जुडिशियली सेपरेटेड प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन क्या है, नो चाइल्ड हु इज एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन। यहाँ पर चाइल्ड फर्स्ट मिलेगा, यदि चाइल्ड एलिजिबल है वो चाइल्ड को मिलेगा, यदि चाइल्ड एलिजिबल नहीं है, चाइल्ड क्या है, सपोज मैं बता रहा हूँ सन डॉटर,
सन डॉटर के मामले में अप टू द एज ऑफ, सुनिए अच्छे से, अप टू द एज ऑफ 25 और अप टू द मैरिज और अप टू द अर्निंग। ओके, ये तीनों केस व्हिच वन कमिंग अर्लियर। और एक और बता रहा हूं, जो सन और डॉटर केस में वो कैसे एलिजिबल है, अप टू एज ऑफ 25 ईयर्स उनको फैमिली पेंशन मिलेगा। उसमें ऑप्शन है अप टू द एज ऑफ 25 और अप टू द एज ऑफ मैरिज और अप टू द एज ऑफ अर्निंग मनी, अप टू द अर्निंग मनी। तो इस केस में जो भी पहले आएगा उस हिसाब से फैमिली पेंशन मिलेगा और बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जुडिशियली सेपरेशन केस में सपोज कोई चाइल्ड एलिजिबल नहीं है तब जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ को मिलेगा, मगर फर्स्ट चाइल्ड एलिजिबल है तो चाइल्ड को मिलेगा, जुडिशियली सेपरेटेड स्पाउस को नहीं मिलेगा। मगर चाइल्ड नहीं है तो जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ को मिलेगा, पर कंडीशन है उसका जो अर्निंग होगा वो वैसा ही जो मिनिमम पेंशन 9000 विथ डियरनेस रिलीफ जो है उससे ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट वन, फैमिली पेंशन इज नॉट पेएबल टू स्पाउस जुडिशियली सेपरेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ अडल्टरी एंड हु हैड बीन हेल्ड गिल्टी ऑफ कमिटिंग अडल्टरी। यदि जो जुडिशियली सेपरेशन हुआ है स्पाउस का, मगर वो ग्राउंड ऑफ अडल्टरी में वो इन्वॉल्व था और वो भी प्रूव हो चुका है, उस केस में एक्चुअली सपोज चाइल्ड एलिजिबल नहीं है, उस केस में भी उसको नहीं मिलेगा, फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों को आप एनालाइज कर दीजिए ठीक से, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, आंसर इज बिट डी। ये जुडिशियली सेपरेशन के लिए बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 45 को चलेंगे। जुडिशियली सेपरेटेड स्पाउस विथ नो चाइल्ड इज एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन एंड इन केस ऑफ चाइल्डलेस विडो इवन आफ्टर remarriage also eligible for family pension subject to the condition that their earnings not exceeding the prescribed minimum family pension rupees 9000 with dearness relief they declare regarding income is to be given to disbursing authority in every dash। आप जानते हो जो जुडिशियली सेपरेटेड स्पाउस है और उसका जो चाइल्ड है वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, कि वो चाइल्डलेस है, चाहे चाइल्डलेस है कि उसका जो चाइल्ड है वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है। उसका 25 सपोज सन और डॉटर 25 एज क्रॉस कर चुका है, कि उनका मैरिज हो चुका है, कि वो अर्निंग कर रहे हैं, तो वो इसलिए एलिजिबल नहीं है। तो उस केस में जुडिशियली सेपरेटेड स्पाउस को मिलेगा फैमिली पेंशन, मगर वहाँ पर जो इनकम है वो वही मिनिमम पेंशन 9000 विथ डियरनेस रिलीफ, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सेकेंडली, जो विडो है उसका रीमैरिज हुआ है मगर चाइल्डलेस है, विडो रीमैरिज चाइल्डलेस, उस केस में भी फैमिली पेंशन मिलेगा, मगर वहाँ पर वही कंडीशन है, जो मिनिमम फैमिली पेंशन 9000 उसके ऊपर जो डियरनेस रिलीफ लगता है जितना होगा उससे ज़्यादा नहीं होगा इनकम। तो वो इनकम डिक्लेयर करते हैं ये दोनों, क्योंकि वो पेंशन लेते हैं दोनों। तो इसमें वो इनकम डिक्लेयर करेंगे कितना पीरियड में, वो जो पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटी है उनको उनका इनकम डिक्लेयर करेंगे इन एवरी 6 मंथ्स में, उनका वो इनकम को डिक्लेयर करेंगे। दे डिक्लेयर रिगार्डिंग इनकम इज टू बी गिवन टू डिस्पर्सिंग अथॉरिटी इन एवरी 6 मंथ्स। एवरी 6 मंथ्स में उनको इनकम डिक्लेयर करना है, क्योंकि दोनों एलिजिबल है, विडो रीमैरिज चाइल्डलेस, जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ विथ नो चाइल्ड एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन, दोनों एलिजिबल है, मगर उनको इनकम डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑप्शन है वो तो एलिजिबल है मगर उनका इनकम सपोज मिनिमम फैमिली पेंशन 9000 जो डियरनेस रिलीफ है, डियरनेस रिलीफ लगता है वो गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है। जैसे हमारा डीए है ना, जो डेली इट मीन्स डियरनेस अलाउंस है हमारा, तो वैसा ही उनको डियरनेस रिलीफ मिलता है। तो 9000 प्लस डियरनेस रिलीफ, तो उससे ज़्यादा नहीं होगा, तो वो इनकम डिक्लेयर करेंगे इन एवरी 6 मंथ्स। जो पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटी है उनको डिक्लेयर करेंगे एवरी 6 मंथ्स में उनका इनकम को। चलो क्वेश्चन नंबर 46, जुडिशियली सेपरेटेड स्पाउस विथ चिल्ड्रेन विल गेट फैमिली पेंशन आफ्टर द चिल्ड्रेन सीज टू बी एलिजिबल। हाँ, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। सपोज जब चिल्ड्रेन एलिजिबल नहीं होगा फैमिली पेंशन के लिए, तब वो जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ को जुडिशियली सेपरेटेड स्पाउस को मिलेगा। यदि चाइल्ड वो एलिजिबल नहीं हुआ, वो फैमिली पेंशन ले रहा था, मैं अभी बताया सन और डॉटर अप टू द एज ऑफ 25, कि वो अर्निंग करने लगे, कि उनका मैरिज हो गया, तो वो एलिजिबल नहीं है, तो उस केस में जुडिशियली सेपरेटेड स्पाउस को फैमिली पेंशन मिलेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट वन, आंसर इज बिट ए। चलो नेक्स्ट वन, व्हेन ए डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इज सर्वाइव्ड बाय बोथ डिपेंडेंट पेरेंट्स देन द फैमिली पेंशन शैल बी गिवन फर्स्ट टू द। मैं बताया था यदि डिपेंडेंट पेरेंट सपोज स्पाउस नहीं है कि चिल्ड्रन नहीं है, तो वो डिपेंडेंट पेरेंट्स को जाएगा। तो डिपेंडेंट पेरेंट्स में पहले किसको एक्चुअली फैमिली पेंशन मिलेगा? डिपेंडेंट पेरेंट्स में फर्स्ट किसको फैमिली पेंशन मिलेगा?
तो उसको एक्चुअली मदर को फर्स्ट मिलेगा, राइट। पहले थोड़ा हम देखते हैं, ये 46 तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है, व्हेन ए डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इज सर्वाइव्ड बाय बोथ डिपेंडेंट पेरेंट्स देन द फैमिली पेंशन शैल बी गिवन फर्स्ट टू द मदर। यदि डिपेंडेंट पेरेंट्स वो एलिजिबल है, पहले मदर को मिलेगा। मगर आपको याद रखना है, उनको एनहांस्ड पेंशन नहीं मिलेगा। नॉर्मली 30% एनहांस पेंशन जो फर्स्ट 10 ईयर्स मिलता है डेथ होने के बाद, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डेथ होने के बाद, चाहे वो सर्विस में है कि सपोज वहाँ पर भी एनहांस पेंशन है, कहाँ पर पेंशनर को, तो उनको एनहांस पेंशन नहीं मिलेगा। जो नॉर्मल फैमिली पेंशन है 30% ऑफ लास्ट बेसिक पे, उसके हिसाब से, मगर फर्स्ट मदर को मिलेगा। तो आंसर इज बिट सी। चलो क्वेश्चन नंबर 48 को चलेंगे। ये बेसिकली चाइल्ड के ऊपर है। सन और डॉटर एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स, मैं बोल चुका हूँ, और ऑनटिल मैरिज और स्टार्ट अर्निंग व्हिच एवर इज अर्लियर। तो जो एलिजिबिलिटी है सन और डॉटर का, अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स और ऑनटिल द मैरिज और स्टार्ट अर्निंग, जो भी पहले आएगा उसके हिसाब से वो एलिजिबल है। जो भी पहले आएगा वो ऑटोमेटिकली उनका फैमिली पेंशन वो बंद हो जाएगा, वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट, सन और डॉटर एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन इन द ऑर्डर ऑफ बर्थ। ऑर्डर ऑफ बर्थ में जो एल्डर है उसको फर्स्ट मिलेगा। जब एल्डर एलिजिबल इनएलिजिबल हो जाएगा फिर नेक्स्ट को मिलेगा। तो मैं वही बता रहा हूँ, इन द ऑर्डर ऑफ बर्थ। ये भी एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि जो एल्डर है फर्स्ट उसको मिलेगा, वो जब एलिजिबल नहीं है फिर नेक्स्ट हो जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट देखिए, यंगर विल बिकम एलिजिबल आफ्टर द एल्डर बिकम इनएलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन। अभी मैं बताया, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तीनों को थोड़ा एनालाइज कर दीजिए, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, आंसर इज बिट ए। चलो नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ ट्विन चिल्ड्रन फैमिली पेंशन शैल बी, जुड़वा जो है, इन केस ऑफ ट्विन चिल्ड्रन फैमिली पेंशन शैल बी पेड टू बोथ ऑफ देम इन डैश। तो जो ट्विन चिल्ड्रन है उनको कैसे फैमिली पेंशन मिलेगा, वो इक्वली शेयर होगा। आंसर इज बिट डी। ट्विन चिल्ड्रन को इक्वली शेयर किया जाएगा, तो आंसर इज बिट डी। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन एम्प्लॉई और पेंशनर डिसअपियर्स and his whereabouts are not known, his family can be paid family pension after dash period from the date of lodging of police report and family pension is granted from the date of the police report. सपोज चाहे एम्प्लॉई है कि कोई पेंशनर है, वो डिसअपियर हो गए, उनका अता पता नहीं है वो कहाँ पर है, और यहाँ पर फैमिली क्या किया, कंप्लेन लॉज कर दिया, पुलिस रिपोर्ट दे दिया। तो जिस डेट में पुलिस रिपोर्ट दिया तो उसी से आप काउंट कर लो 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के बाद उनको फैमिली मेंबर्स को फैमिली पेंशन मिलेगा, वो एलिजिबल है, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ लॉजिंग ऑफ पुलिस रिपोर्ट। जिस डेट में आप इट मीन्स लॉज कर रहे हो पुलिस रिपोर्ट, उसी से आप 6 मंथ्स के बाद आप अप्लाई करोगे और आप एलिजिबल हो। और यहाँ पर जो फैमिली पेंशन मिलेगा एक्चुअली कब से मिलेगा ना, फ्रॉम द डेट ऑफ द पुलिस रिपोर्ट। जिस डेट में एक्चुअली पुलिस क्लियरली मेंशन, एंड फैमिली पेंशन इज ग्रांटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द पुलिस रिपोर्ट। ओके, तो जब पुलिस रिपोर्ट दे देगा कि हाँ वो उसका कोई अता पता नहीं है, तो उसी डेट से एक्चुअली फैमिली पेंशन मिलेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस डेट में एक्चुअली पुलिस रिपोर्ट लॉन्च किया जा रहा है, ओके, उसी से आप काउंट कर लो। 6 मंथ्स के बाद आप अप्लाई करोगे फैमिली पेंशन के लिए और आप एलिजिबल हो। और यहाँ पर दिया है किस डेट में, किस डेट से एक्चुअली फैमिली पेंशन मिलेगा। इस केस में फैमिली पेंशन इज ग्रांटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द पुलिस रिपोर्ट। जो पुलिस रिपोर्ट देगा ना, अल्टीमेटली पुलिस रिपोर्ट देगा हेड ऑफ ऑफिस को कि हाँ उसका कोई पता पता नहीं है, ओके, तो उसी डेट से एक्चुअली फैमिली पेंशन मिलेगा। तो आज 50 क्वेश्चंस था, फिर सीरीज जो 3 में और अदर क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। तो आज इतना ही है, थैंक यू।